नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम करेंगे भाषा के अध्ययन की दिशाएं। इसमें हम जानेंगे कि किन किन विद्वानों ने कितनी दिशाएं निर्धारित की है और मूलतः हम जब भाषा का अध्ययन करते हैं तो किन किन दिशाओं को ध्यान में रखकर या क्या बातें ध्यान में रखकर भाषा का अध्ययन किया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा की अगर बात करें तो सिर्फ भाषा ही क्या, संसार में कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता। तो उसी प्रकार भाषा के अध्ययन का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और भाषा के अध्ययन का मुख्य अर्थ क्या है ये भी आपको समझना है। देखिए, भाषा के उन मूल तत्व अथवा इकाइयों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना जिनसे भाषा विशेष का निर्माण हुआ है, यही भाषा का अर्थ है। यानी यहाँ पर हमें भाषा के उन मूल तत्वों को जानना है या उन इकाइयों को जानना है जिससे कि भाषा का निर्माण हुआ है या भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, डॉक्टर करण सिंह यहाँ पर अपनी बातों को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि भाषा का पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है और किसी भी विषय का पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन तभी संभव होता है जब हम एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर उसमें प्रवृत्त होते हैं। यानी भाषा विज्ञान के अध्ययन की भी क्या है, एक निश्चित प्रक्रिया है, क्योंकि तभी भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। तो ऐसा डॉक्टर करण सिंह मानते हैं कि कोई भी जब हम काम करते हैं तो एक उसकी निश्चित प्रक्रिया होती है और भाषा विज्ञान के अध्ययन की भी तो एक निश्चित प्रक्रिया ही है। भाषा विज्ञान भी किसी भाषा के कारण, कार्यमूलक, युक्तिपूर्ण विवेचन, विश्लेषण के लिए कुछ निश्चित प्रक्रिया में बंधकर चलता है। यानी भाषा विज्ञान के अध्ययन की भी एक निश्चित उद्देश्य है, निश्चित प्रक्रिया है और उसी के आधार पर इसका विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। किसकी बात चल रही है? भाषा की बात चल रही है, भाषा के विज्ञान की बात चल रही है, भाषा के अध्ययन की यहाँ पर बात चल रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना आदि ये भाषा विशेष ज्ञान के अंतर्गत ही तो आता है। तो जब भी हम किसी भाषा में कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं या भाषा में हम बहुत अच्छे से उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं तो वो भाषा विज्ञान का अध्ययन ही होता है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा की संरचना कैसे हुई, उसमें आने वाली ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती है, व्याकरण उसका कैसे है, उसमें जो वाक्य विज्ञान है वो किस तरह से उत्पन्न होता है या वाक्य का निर्माण भाषा में किस प्रक्रिया से होता है। तो ये सब हम जहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं वो क्या है, भाषा विज्ञान है। क्योंकि भाषा से व्यक्ति विशेष रूप से जुड़ा हुआ है तो इसीलिए उस भाषा को समझना, बारीकी से जानना, तो ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। हम इसमें संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि किसी भाषा विशेष के विषय में निपुणता प्राप्त करना, उस भाषा की ध्वनियाँ, भाषा संरचना, पदों, शब्दों, वाक्यों, व्याकरण, कोश आदि का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा का अध्ययन कहा जा सकता है। तो ये बातें हमने जानी कि भाषा विज्ञान क्या है या उसका अध्ययन क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं। तो भाषा अध्ययन की दिशाओं में अगर वैज्ञानिकों की बातों पर विचार किया जाए तो जो पाश्चात्य विचारक हैं फर्दिनांद द सस्सूर, ये क्या मानते हैं कि भाषा के अध्ययन की दो प्रमुख दिशाएं हैं। एक तो है एककालिक और दूसरा है कालक्रमिक। एककालिक को इन्होंने वर्णनात्मक भी कहा है, यानी एक काल या उसका वर्णन करना यानी वर्णनात्मक भी इसको कहा है। इसके साथ साथ ये जो काल क्रमिक है इसको ये ऐतिहासिक अध्ययन की दिशाएं भी मानते हैं। यानी इसको ये क्या मानते हैं, ऐतिहासिक अध्ययन की दिशा भी मानते हैं। एक कालिक को इन्होंने वर्णनात्मक भी कहा है, कालक्रमिक या ऐतिहासिक दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर ये क्या मानते हैं, जो फर्दिनांद द सस्सूर है ये यहाँ पर उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? एक तो ये शतरंज के खेल का उदाहरण देते हैं कि शतरंज के खेल में क्या होते हैं, दो खिलाड़ी होते हैं और दोनों खिलाड़ियों की जो स्थिति है वो निरंतर बदलती रहती है।
इस खेल में जो मोहरों की स्थिति है उसी के आधार पर खेल की तत्कालिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यानी एक कालिक यानी जो उस एक काल की है, तत्कालिक स्थिति है, उसको देखा जाता है। यानी निश्चित समय पर कौन से जो मोहरे हैं उन्होंने कौन से मार्ग पर चले हैं, किस खिलाड़ी ने कौन सा प्यादा चला है, हाथी चला है या वजीर चला है, या किस स्थिति में जो राजा है वो सुरक्षित है, ये बातें वहाँ पर क्या है उस काल में आती है। उस क्षण में खेल का जायजा क्या है आदि जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, एक काल में। लेकिन शतरंज के ही खेल का अगर हम आरंभ से लेकर पहले चाल से लेकर अंतिम चाल तक का अगर अध्ययन करें या वर्तमान समय तक का अध्ययन करें तो वो क्या है, वो अध्ययन करना आ जाता है कालक्रमिक या ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत। एक काल तो वो है जब हम वर्तमान स्थिति पर देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो मोहरे रखे हैं वो कहाँ रखे हैं, क्या उनकी स्थिति है। लेकिन कालक्रमिक या ऐतिहासिक क्या है, यानी जब पहली चाल चली थी उससे लेकर वर्तमान स्थिति में जो चाल है वो किस स्थिति में है, इस संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन करना कहाँ जाता है, ये कालक्रमिक अथवा ऐतिहासिक अध्ययन की दिशा में आ जाता है। इसी के प्रकार इन्होंने एक नदी का उदाहरण भी लिया है। एक नदी के उदाहरण के माध्यम से ये क्या कहते हैं कि जो भूवैज्ञानिक है वो जानते हैं कि किसी नदी विशेष की वर्तमान स्थिति क्या है, या उसका जब वो अध्ययन करते हैं तो वो देखते हैं कि ये नदी कहाँ से निकली, किन किन भौगोलिक परिस्थितियों का इसने सामना किया, या ये नदी वर्तमान समय में कहाँ पर है। यानी उस एक समय की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक कालिक, और वहाँ पर उसका वर्णन, एक समय का वर्णन किया जाता है, यानी एक कालिक या वर्णनात्मक। लेकिन जब उस नदी की प्रारंभिक अवस्था में, यानी वो नदी कौन से पहाड़ से निकली, फिर कौन से इलाके में गई, कितने समय तक उसने आगे रास्ता बनाया, कैसे उसमें परिवर्तन आते रहे, कितने हजारों सालों से वो नदी बह रही है, क्या उसकी दिशा में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, यानी हम उस नदी के प्रारंभिक समय से लेकर और वर्तमान समय की बात करते हैं तो वो क्या आ जाता है, कालक्रमिक या ऐतिहासिक में। यानी एक काल में तो वर्तमान स्थिति या एक समय की बात चलती है, और कालक्रम या ऐतिहासिक में जब से कोई चीज़, वस्तु या कुछ भी प्रारंभ हुआ है उससे लेकर जैसे जैसे उसके जीवन क्रम आगे बढ़ता गया उसके बाद उसमें क्या परिवर्तन आते रहे और वर्तमान समय में उन परिवर्तन का क्या प्रभाव है, वो कालक्रमिक या ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दो उदाहरण दिए। एक तो जो उदाहरण यहाँ पर दिया शतरंज के खेल के माध्यम से, दूसरा जो उदाहरण दिया वो नदी के माध्यम से। ये फर्दिनांद द सस्सूर ऐसा बताते हैं और ये मानते हैं कि इसी प्रकार जैसे भाषा है उसका भी अध्ययन किया जाता है। एक कालिक अध्ययन भी भाषा का किया जाता है और कालक्रमिक या ऐतिहासिक अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि जो भाषा है वो नदी के समान है, रुकती नहीं है। जैसे नदी निरंतर गतिशील है उसी प्रकार भाषा भी निरंतर गतिशील है। तो यहाँ पर भी सभी वर्तमान स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है और जो परिवर्तन हो रहा है, निरंतर विकास हो रहा है, उस पर भी अध्ययन किया जाता है। ये भाषा के अध्ययन की इन्होंने दो दिशाएं निर्धारित की थी, एक तो एक कालिक या वर्णनात्मक और दूसरा कालक्रमिक या ऐतिहासिक। इसके बाद जो डॉक्टर O.P. भारद्वाज हैं, इन्होंने भाषा के अध्ययन की दो दिशाएं स्वीकार की है। एक जो स्थिति है वो है क्षैतिज और दूसरी है ऊर्ध्वाधर। इन दोनों ही स्थितियों में ये मानते हैं कि भाषा का अध्ययन किया जा सकता है। जो क्षैतिज अध्ययन दिशा है इसके अंतर्गत एक कालिक या वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत किसी भाषा के विकास का कालक्रमिक या ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। देखिए बातें दोनों यही है, लेकिन यहाँ पर उनका तरीका थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया है। यहाँ पर एक चार्ट इन्होंने दिखाया है, उसमें चार्ट के माध्यम से ये कहते हैं कि जैसे ये बताते हैं कि एक कालिक का जब अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर क्या है, एक रेखा दिखाई है इन्होंने जिसको दो इन्होंने धुरी दी है, और ये कहते हैं कि इस तरह से जो अध्ययन किया जाता है ये एक कालिक वर्णनात्मक अध्ययन का अक्ष है। और दूसरी जो उन्होंने रेखा दी है उसमें ये दोनों बिंदुओं को ख से अंकित करते हैं और ये मानते हैं कि इस तरह से जो भाषा का अध्ययन किया जाता है ये ऐतिहासिक या कालक्रमिक अध्ययन का अक्ष है। तो इस तरह से भाषा का अध्ययन ये वर्तमान कालिक
या एककालिक, वर्णात्मक या एककालिक भाषा है, और इस तरह से जो अक्ष बनता है ये कौन सा ऐतिहासिक अथवा कालक्रमिक अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ पर दो विद्वानों की बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो फर्दिनांद द सस्सूर और दूसरा क्या है, डॉक्टर ओ.पी. भारद्वाज। दोनों के विचार ही बहुत महत्वपूर्ण है भाषा अध्ययन की दिशाओं के अंतर्गत। अब अगर विद्वानों के विचारों और व्याकरणकर्ताओं के बात की जाए तो उनके विचारों पर भाषा के अध्ययन की दिशाएं जो निर्धारित हुई है वो मुख्यतः हम 3 भागों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। यानी भाषा अध्ययन की जो मुख्य दिशाएं हैं वो 3 हैं। इसमें सबसे पहले जो दिशा निर्धारित है वो है भाषा का वर्णात्मक अथवा एककालिक अध्ययन। ये हम सस्सूर के विचारों में भी देख चुके हैं, या सस्सूर ने जो एककालिक या वर्णात्मक अध्ययन कहा है वही बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखिए, भाषा का जो एककालिक अध्ययन है इसमें किसी एक निश्चित समय में भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करना होता है, यानी एक काल का, यानी एक निश्चित समय है जिसके बारे में हमें जानना है। या हम यह भी कह सकते हैं कि एक निश्चित काल में भाषा की संरचना पर प्रकाश डालना ही क्या है, भाषा का वर्णनात्मक या एककालिक अध्ययन है। जैसे देख सकते हैं कि हम जैसे आदिकाल के केवल वीरगाथा काल की बात करें, या आदिकाल या वीरगाथा काल की बात करें, या इसके साथ साथ हम केवल रीतिकाल की बात करें या केवल भारतेंदु युग की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, एक काल का ही हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वीरगाथा काल का अध्ययन कर रहे हैं चाहे रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक कालिक या वर्णनात्मक अध्ययन कहलाएगा। अंग्रेजी में हम इसे डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक कहते हैं। यानी अंग्रेज़ी की अगर हम बात करें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक कहते हैं। और डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा के विचार भी यहाँ पर बहुत महत्व रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि वर्णात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा किसी एक समय में प्राप्त स्वरूप का ध्वनि, इसके साथ साथ पद रूप आदि की दृष्टि से व्याकरणिक अथवा भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वर्णात्मक भाषा विज्ञान मुख्यतः किसी भाषा के व्याकरणिक विश्लेषण पर भी अधिक आश्रित रहता है। ये किसकी परिभाषा है, आपकी किताब में दे रखी है, ये डॉक्टर हरीश की परिभाषा है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। हरीश चंद्र वर्मा की परिभाषा है ये, तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो वर्णात्मक भाषा विज्ञान है इसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके प्रवर्तक महर्षि पाणिनि को माना गया है। किसका, जो वर्णात्मक भाषा विज्ञान है उसके जो प्रवर्तक हैं वो किसको माने गए हैं, महर्षि पाणिनि को माने गए हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरणिक अध्ययन किया, और जो तत्कालीन संस्कृत भाषा के बोलचाल के रूप में स्वनों को स्थान था, और वो स्वनों को स्थान दिया, और इसके साथ साथ प्रयत्न के आधार पर स्थान और प्रयत्न यानी स्वनों का जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने 2 बातों को ध्यान में रखकर किया। एक तो स्थान के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर स्वनों का जो वर्गीकरण है, और ये किसने किया, ये महर्षि पाणिनि ने किया। देखिए, वर्तमान की काल की भाषाओं का जो विश्लेषण है वो वर्णात्मक विश्लेषण ही संभव है, और ये किसने माना है, जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक फर्दिनांद द सस्सूर है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है, और इसमें नवीनता लाने का प्रयास भी उन्होंने किया है। यानी इसी बात को जो पाणिनि से प्रारंभ है, इसी बात को उन्होंने नवीन स्वरूप प्रदान करने का प्रयास भी किया है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाषा की जो वर्णात्मक पद्धति है या एककालिक पद्धति है, इसमें भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि की वर्णात्मक समीक्षा करते हुए ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि पर विचार किया जाता है, और ये समय विशेष में होती है। इसके जो विचार है, हमने सस्सूर के विचार इस बारे में हम जान चुके हैं। इसके साथ साथ जो ओ.पी. भारद्वाज के विचार हमने जाने थे वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ओ.पी. भारद्वाज है उन्होंने भी एक कालिक और वर्णात्मक अध्ययन की दिशा को क्या कहा है, क्षैतिज या हॉरिजेंटल जो अध्ययन है या हॉरिजनल जो अध्ययन है उसकी दिशा कहा है। इसकी अनेक शाखाएं भी हो सकती है। वो ये मानते हैं कि जैसे सुर विज्ञान है, स्वन विज्ञान है, बोली विज्ञान है, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि भाषा का ऐतिहासिक अथवा कालक्रमिक अध्ययन। तो पहली जो दिशा थी वो भाषा के वर्णनात्मक या एककालिक अध्ययन को ध्यान में रखकर थी। दूसरा जो भाषा का अध्ययन किया जाता है वो ऐतिहासिक अथवा कालक्रमिक उसका अध्ययन होता है। देखिए, ऐतिहासिक अथवा कालक्रम जो अध्ययन है इसके अंतर्गत किसी भाषा विशेष के विकास क्षेत्र की खोज की जाती है। जो हमने ओपी भारद्वाज के विचार जाने थे वो इसे वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अध्ययन भी कहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इसे ऐतिहासिक भी नाम दिया है, गद्यात्मक आदि नाम भी इसको दिए हैं। यहाँ पर डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा की परिभाषा भी आप कर सकते हो। ये क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भाषा के प्राचीन से लेकर अर्वाचीन काल तक के विकास का ध्वनि, पद, रूप, वाक्य, अर्थ आदि की दृष्टि से कालक्रमिक या ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का आधार भी वर्णनात्मक भाषा विज्ञान ही रहता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान से किसी भाषा के विभिन्न कालों के क्रमशः घटित परिवर्तनों को भली प्रकार समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो जैसे वैदिक संस्कृत से अनेक प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ तो उसमें ध्वनि, पद, रूप, वाक्य आदि के स्तर पर भी अनेक परिवर्तन हो गए। ये डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा की परिभाषा है, आपकी किताब में दे रखी है। आप ये चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो दिशा है वो है तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, तुलना किसकी? दो भाषाओं की। तो यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक क्या करते हैं कि यहाँ पर दो या दो से अधिक जो भाषाएं हैं लेकिन वो एक ही भाषा परिवार से संबंध हो, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि इनमें ध्वनि कैसे हैं, शब्द कैसे हैं, वाक्य कैसे हैं, अर्थ कैसे हैं और दूसरी भाषा में उसका किस प्रकार से अध्ययन किया गया है वो भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। जब देखिए, जैसे पाश्चात्य देशों की भाषाएं थी, उनसे संपर्क बढ़ा, उन भाषाओं का अध्ययन किया गया तो क्या लगा कि जो पाश्चात्य भाषाएं हैं और भारतीय भाषाएं, उन दोनों का ही गहरा संबंध है। तो ये सब कैसे पता चला? जब इन भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। मान लीजिए हम पंजाबी और तमिल का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या हम जैसे हिंदी और तमिल का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो इससे या जो भारोपीय परिवार से संबंधित भाषाएं हैं उनका जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों भाषाओं का आपस में कितना गहरा संबंध है या इन दोनों भाषाओं के शब्द आपस में कितने मेल खाते हैं। तो ये बातें तुलनात्मक अध्ययन में ध्यान में रखी जाती है। जो तुलनात्मक अध्ययन है इसको भी हम ये भी इस तरह से बांटा जा सकता है कि तुलनात्मक वर्णनात्मक या एककालिक अध्ययन, तुलनात्मक ऐतिहासिक या कालक्रमिक अध्ययन, ये इस तरह से भी विभाजित किया जा सकता है, यानी इन दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम तुलनात्मक जो दिशा है भाषा अध्ययन की, उसके अन्य 4 भेद भी कर सकते हैं। और वो भेद कौन कौन से हैं? पहला क्या है? प्रकारात्मक अध्ययन। देखिए, प्रकारात्मक अध्ययन के अंतर्गत दो से अधिक भाषा परिवारों की भाषाओं की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दो भिन्न भाषाओं की संरचनात्मक समानता अथवा विशेष जो विषमताएं हैं, यानी जो समता और विषमता, किसमें? दो भाषाओं में समता और विषमता, इन दोनों बातों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि दो भाषाओं में समानताएं क्या है और उसमें विषमताएं क्या है, या उन भाषाओं के जो विचारात्मक ढांचा है वो किस प्रकार से अपने भावों को अभिव्यक्त करना है, ये जानना भी यहाँ पर उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए तेलुगु और हिंदी भाषा का जब अध्ययन किया जाता है तब ये बातें ध्यान में रखी जाती है। और यहाँ पर मुख्यतः क्या बात ध्यान में रखी जाती है कि एक तो उनके जो संबंध तत्व है उसके आधार पर आकृति मूलक वर्गीकरण का यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, यानी आकृति के आधार पर जो उसका वर्गीकरण किया जाना है, आकृति मूलक वर्गीकरण। और दूसरा संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण, वो कौन से परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। एक तो आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा क्या है? पारिवारिक वर्गीकरण।
ये किस में ध्यान में रखा जाता है? प्रकारात्मक अध्ययन के अंतर्गत इन दो बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जिन दो भाषाओं की समता और विषमता की यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, उसमें संबंध जो तत्व है, आपसी जो संबंध है भाषाओं के, उन तत्वों के आधार पर उनकी आकृति मूलक वर्गीकरण किया जाता है और उन्हीं के तत्व और अर्थ दोनों के आधार पर उनका पारिवारिक वर्गीकरण भी किया जाता है। दूसरा जो तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत अगर हम देखें तो वो क्या है? प्रयोगात्मक अध्ययन, यानी प्रयोग के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक नई विचारधारा है, प्रयोगात्मक अध्ययन की एक नई शाखा है और इस अध्ययन के द्वारा भाषा विशेष को बोलने वालों में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर विभिन्न यंत्रों के द्वारा मुख से उत्पन्न ध्वनियों का व्यवहारिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर यंत्र कार्य करते हैं और इन्हीं यंत्रों के द्वारा ये ध्यान दिया जाता है कि जो उस भाषा का उच्चारण कर रहा है, बोल रहा है, वो किस प्रकार से उनको व्यक्त कर रहा है। तो वहाँ पर उसी बोलने के व्यवहारिक ढंग के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं और ये किसके माध्यम से होते हैं? यंत्र के माध्यम से होते हैं। और जो ये यंत्र कार्य करते हैं, इनमें जो मुख्य यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो है काइमोग्राफ, दूसरा जो यहाँ पर यंत्र है ये है लैरियोस्कोप, तीसरा जो यंत्र है वो क्या है? एंडोस्कोप। इन यंत्रों के माध्यम से, क्योंकि ये वैज्ञानिक यंत्र है और इन्हीं के माध्यम से जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनकी दिशाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी हमारे मुख के भीतर जो स्वर तंत्रियाँ हैं वो किस प्रकार से कौन सी भाषा के उच्चारण में कार्य करती है, उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और ये जो यंत्र है, इसमें एक कृत्रिम तालु नामक यंत्र से भी वागांगों के उच्चारण की स्थिति का पता लगाया जाता है। यानी जो हमारे बोलने वाले अंग है उनकी स्थिति कौन से उच्चारण में कैसी है, इसका भी यहाँ पर पता लगाया जाता है। इसके साथ साथ जो परिभाषिक शब्दावली तथा अनुवाद के कार्य में भी प्रयोगात्मक अध्ययन की जो दिशा है ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। उसके बाद आ जाता है संरचनात्मक अध्ययन। देखिए भाषा के अध्ययन की दिशा जो है वो संरचनात्मक अध्ययन है। ये किसके अंतर्गत है? ये तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत ही संरचनात्मक अध्ययन है। इसमें अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है अमेरिका के स्ट्रक्चरल स्कूल को जाता है। जो स्ट्रक्चरल स्कूल है उसके निर्माता कौन है? ब्लूमफील्ड है। ब्लूमफील्ड ने ही इस अध्ययन को शुरू किया था और इसके अंतर्गत दो घटक हैं, एक तो ध्वनिग्राम और दूसरा कौन सा है? रूपग्राम। दोनों के आधार पर ही भाषा का जो संरचनात्मक अध्ययन है वो किया जाता है। यहाँ पर भाषा की संरचना के अंतर्गत पहले भाषा के ध्वनिग्राम निश्चित किए जाते हैं और फिर उपवाक्य और अंत में वाक्य आते हैं। यानी ध्वनि से उपवाक्य और उपवाक्य से यहाँ पर क्या आ जाता है? अंत में वाक्य। तो इसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे कैसे उपवाक्य बनते हैं और उपवाक्य से वाक्य। दूसरी जो समस्या है वो है रूपग्रामों के निर्धारण की। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर दो बातों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। एक जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सा है? ध्वनिग्राम का, और दूसरा कौन सा है? वो है रूपग्राम का। तो जो दो ध्वनिग्राम और रूपग्राम है, इसमें दूसरी समस्या कहाँ पर आती है? रूपग्रामों के निर्धारण में। देखिए ध्वनिग्राम का जो अध्ययन किया जाता है ध्वनि से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य, और रूपग्राम में जो अध्ययन किया जाता है इसमें रूपग्राम की श्रेणियाँ बनानी पड़ती है और उन्हीं के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। और संरचना की जो तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है वो कौन सी है? वाक्य विश्लेषण की। वाक्य के विश्लेषण की ये तीसरी समस्या है जो संरचनात्मक अध्ययन में शामिल की गई है। यहाँ पर रचना की दृष्टि से देखें तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के मुख्यतः यहाँ पर जो इन्होंने 3 प्रकार माने हैं। एक तो साधारण वाक्य, साधारण, और दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। हम यही पढ़ते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इसमें 3 उपवाक्य भी शामिल किए हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और इसके साथ साथ क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 उपवाक्य भी शामिल किए गए हैं। वो भी संरचनात्मक अध्ययन के दिशा के अंतर्गत ही इसका भी निर्धारण किया जाता है या इस पर अध्ययन भी
किया जाता है। इसके बाद जो तुलनात्मक अध्ययन में तीसरा अध्ययन है वो है बोली वैज्ञानिक अध्ययन। देखिए, बोली वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। इसमें सीमाओं का निर्धारण किया जाता है जिसमें भाषा के विभिन्न रूप और उनके अन्य जो बोलने का तरीका है या जिस क्षेत्र विशेष में वो भाषा बोली जाती है उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एक व्यक्ति की बोली आती है, यानी व्यक्ति बोली। एक व्यक्ति कोई बोली बोलता है, वो बोली फिर अनुबोली बन जाती है। अनुबोली यानी उसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है वो। उसके बाद वो अनुबोली बोली में परिवर्तित हो जाती है, यानी उसका जो क्षेत्र विस्तार है भौगोलिक दृष्टि से वो बढ़ जाता है। बोली विभाषा में बदल जाती है और विभाषा का जो स्वरूप कब बदल जाता है? जब वो भाषा बन जाती है या साहित्य में अपना स्थान निर्धारण कर लेती है। तो यहाँ पर जो बोली का अध्ययन किया जाता है वो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बोली अलग होती है, वो उस बोली का उच्चारण करता है या अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए उस बोली का प्रयोग करता है। वही बोली अनुबोली कब बन जाती है? जब वो एक विशेष नगर, मोहल्ले या एक इलाके में जब उसका उच्चारण किया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है और उसके पश्चात वो अगर एक गांव की बोली अगर गांव में बोले जाने लगे तो वो बोली बन जाती है। यानी एक व्यक्ति से एक मोहल्ले तक पहुंची और मोहल्ले से जब वो गांव में पहुंचती है तो वो बोली बन जाती है। जैसे कि अवधी बोली है या बांगरू बोली है, वो क्या है? बोली है तो हरियाणा प्रदेश की खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत ही, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है, उनका एक सीमित क्षेत्र है, तो वो क्या है? बोली है। और वो बोली जब एक सीमा प्रांत का स्पर्श करती है या एक प्रांत विशेष में बोली जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो विभाषा कहलाती है। और यही विभाषा जब साहित्य में चली जाती है तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है या भाषा का रूप धारण कर लेती है। देखिए, बोली वैज्ञानिक अध्ययन दिशा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों के उच्चारण, उसके भेद, उसके अर्थ, उसका वाक्य विन्यास कैसा है, उसके वाक्य में उच्चारण कैसे हैं और दो बोलियों में क्या भेद है, ये सब ध्यान में रखा जाता है। और इसी तरह से जब एक बोली अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है और वो बोली केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि जगह पर अपना स्थान प्राप्त कर लेती है, तब उसमें कैसे परिवर्तन आता है उस स्थितियों का भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये तीसरा जो हमने किया, ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन की दिशाओं के अंतर्गत बोली वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अब निष्कर्ष में हम क्या जानेंगे? निष्कर्ष में हमने क्या जाना कि मुख्यतः जो भाषा के अध्ययन की दिशाएं हैं वो तीन हैं। एक तो क्या है? एक कालिक और दूसरी क्या है? कालक्रमिक। एक कालिक को वर्णनात्मक भी कहा जाता है और कालक्रमिक को ऐतिहासिक अध्ययन भी कहा जाता है। और तीसरी क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन को हमने चार भागों में बांटा। पहला क्या है? प्रकारात्मक, दूसरा क्या है? प्रयोगात्मक, तीसरा क्या है? संरचनात्मक और चौथा क्या है? बोली वैज्ञानिक अध्ययन। जो प्रकारात्मक अध्ययन है, यहाँ पर क्या किया जाता है? दो भाषाओं की आपस में तुलना की जाती है और उनके संबंधों को निर्धारित किया जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर और पारिवारिक अर्थ संबंध तत्व और अर्थ तत्व दोनों के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण, यानी दो प्रकार से वर्गीकृत यहाँ पर किया जाता है। दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर होता है। फिर जो प्रयोगात्मक अध्ययन था, इसमें हमने जाना कि यहाँ पर यंत्रों का प्रयोग करके ही जाना जाता है कि किसी भाषा के उच्चारण में हमारे मुख तंत्र का क्या योगदान है या जो वाग तंत्र है हमारे मुख के भीतर वो किस प्रकार कार्य करता है। यहाँ पर जो मुख्य यंत्रों की हमने बात की थी वो कौन से थे? एक तो काइमोग्राफ था, दूसरा लेरियोस्कोप था और तीसरा क्या है? एंडोस्कोप है। जिन यंत्रों के माध्यम से मुख के उच्चारण ध्वनियों पर ध्यान दिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हमने जाना संरचनात्मक अध्ययन। संरचनात्मक अध्ययन में हमने क्या जाना कि किस प्रकार से भाषा की संरचना होती है। उसमें जो ब्लूमफील्ड ने निर्धारित किया था ध्वनिग्राम और रूपग्राम, उसके बारे में हमने जाना। यहाँ पर यह भी जाना कि वाक्य की संरचना कैसे होती है, जैसे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और उसके बाद इसके उपवाक्य के भी तीन प्रकारों के बारे में हमने जाना, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया
विशेषण उपवाक्य। उसके बाद बोली वैज्ञानिक अध्ययन में हमने क्या जाना है यहाँ पर कि इस दिशा क्षेत्र में किस प्रकार से एक व्यक्ति बोली से रूप परिवर्तित करके वो कब भाषा बन जाती है, उस घटनाक्रम को या उस विकास क्रम को जाना जाता है। बोली से अनुबोली बनती है, अनुबोली से बोली बनती है, बोली से विभाषा और अंतिम जो पड़ाव होता है वो भाषा का, और इसी विकास क्रम का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो निष्कर्ष रूप से हमने जाना कि इसके अध्ययन की 3 दिशाएं होती हैं। यहाँ पर वर्णनात्मक अध्ययन दिशा को एककालिक अध्ययन दिशा कहा जाता है, ये हम यहाँ पर जान चुके हैं। और जब इन तीनों अध्ययन दिशाओं को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पाश्चात्य और जो भारतीय वैज्ञानिक द्वारा अनेक स्तरों पर शोध कार्य किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, जिससे कि भाषा अध्ययन की अनेक दिशाएं हमें मिलती है और हमें पता चलता है कि जो वर्तमान समय में भाषाएं हैं ये कहाँ से प्रारंभ हुई और इनका विकास कैसे आगे बढ़ रहा है, या आगे विकास ये किस प्रकार से कर रही हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो हमने किया है कि भाषा का अध्ययन कैसे किया जाता है और इस अध्ययन के अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं वो आप ज़रूर लिखें, और इसमें फर्दिनांद द ससुर और ओ.पी. भारद्वाज के विचारों को आप ज़रूर शामिल करें, और अंत में आपको इसके 3 पॉइंट बनाने, और इस तरह से आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।